So now the functions of plasma membrane. तो सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये सेल के कंटेंट्स को होल्ड कर रखता है, सेल के कंटेंट्स को स्प्रेड नहीं होने देता. सो इट होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ सेल. ठीक है. और बच्चे दूसरा चीज कंटेंट्स को होल्ड भी करता है और दूसरा ट्रांसपोर्ट पे भी हेल्प करता है. तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, पर एक्सचेंज हर चीज का नहीं होगा. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दैट इज थ्रू सेलेक्टिवली परमेबिलिटी. सेलेक्टिवली परमेबिलिटी शो करता हुआ एक्सचेंज करेगा. और ये सेलेक्टिवली परमेबिलिटी जो है वो आती है लिपिड नेचर की वजह से ही, क्योंकि लिपिड जो है वो ड्यूअल नेचर का है. ठीक है. तो बच्चे दिस ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रोटीन्स. प्रोटीन्स इसीलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि कुछ प्रोटीन्स जैसे कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो पूरी बायलेयर में थे, बायलेयर को स्पैन करते हैं, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स चैनल्स की तरह काम कर रहे थे और एडिशनल प्रोटीन्स कैरियर की तरह भी काम करते हैं. ठीक है. तो बच्चे अब इस फीचर को एक बार लेते हैं. चलो पहले बाकी फीचर फंक्शंस कर लेते हैं. दूसरा सेल टू सेल रिकॉग्निशन. सेल टू सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है. ये प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही है. एंड इट फॉर्म्स सेल जंक्शंस आल्सो. सेल जंक्शंस यानी कि सेल के बीच में कनेक्टिविटी करनी है, सेल के बीच में सीमेंटिंग फंक्शन करना है, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज किया जाता है. चैनल्स बनाने हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज किया जाएगा. तो इट फॉर्म्स सेल जंक्शंस. ठीक है. तो आगे हम एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं दैट इज ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा. तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो प्लांट के बीच में जंक्शन है. प्लांट दो प्लांट सेल को ना जोड़ता है. इस तरीके से ब्रिज लाइक अरेंजमेंट है. ठीक है. तो इसमें जो गैप ये बन रहा है ना, ये चैनल जो बन रहा है ना, ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की मॉडिफिकेशन है एक्चुअली. ठीक है. तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है एक बार एम्स के पेपर में था, आई गेस 2005 वाला सीक्वेंस है. तो बच्चे उसमें पूछा गया था स्पेसिफिकली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन होती है या सेल वॉल की मॉडिफिकेशन होती है. तो आपको अप्रोप्रिएटली मेंशन करना है दोनों को. ठीक है. तो बच्चे ये सेल जंक्शंस पे फॉर्म करने में भी हेल्प करेगा. तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मूवमेंट पैटर्न्स. मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है. द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है. तो ट्रांसपोर्ट एक्टिवली पैसिवली दोनों हो सकता है. नाउ व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव. एक्टिव मींस यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी और पैसिव मींस विदाउट एनी यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी और एनर्जी. ठीक है. तो अगर ट्रांसपोर्ट एनर्जी को यूज करके हो रहा है तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा. अगर एनर्जी यूज नहीं हो रही तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पैसिव भी होता है और एक्टिव भी होता है. ठीक है. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट अगेन विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी. विदाउट एनी यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. हमारी बॉडी में जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है, हम एटीपी ही यूज कर पाते हैं. ऑल्दो बॉडी में अलग अलग फॉर्म्स बनती है एनर्जी की, NADPH, FADH2, है ना. ये फॉर्म्स तो बनती हैं, पर बॉडी जो है उन सारी फॉर्म्स को कैश में एनकैश करवा देता है, सॉर्ट ऑफ एटीपी बना लेता है ना. क्योंकि हमारे पास जो मनी होता है वो कितने फॉर्म्स में हो सकता है. चेक भी हो सकता है, NEFT फॉर्म भी हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकती है. बट हमें क्या चाहिए, जब खर्च करना है तो हमें कैश चाहिए, है ना. जब कैश जो है वो हमारे पास एटीपी है, तो बॉडी सिर्फ एटीपी फॉर्म यूज करती है और कोई फॉर्म यूज नहीं करती. फाइन. तो बच्चे, और ये है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि एनर्जी यूज करके होगा, विद यूज ऑफ एनर्जी. ठीक है बेटा.
क्लियर है? सो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी फॉर्म्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम डील करेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बिल्कुल ब्रीफ आइडिया लेना है, ठीक है? तो बच्चे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है? सो बच्चे अब हमारे पास ये दो फॉर्म्स है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम डील करेंगे आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है? आयन ट्रांसपोर्ट क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए अलग से अरेंजमेंट्स चाहिए, ठीक है? और दूसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है? सो आयन ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट ये दो फॉर्म्स है बच्चे, ठीक है? अब बच्चे डिफ्यूजन की सबसे पहले बात करते हैं, जो कि फॉर्म है किसकी, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मींस मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स। इसमें क्या होगा, सॉल्यूट्स मूव करते हैं, यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि डिसॉल्व होने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है? सॉल्यूट, शुगर, सॉल्ट और कोई और कंपोनेंट। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट from its higher concentration area to its lower concentration area, ठीक है? From its higher concentration area, यानी कि जहां पे वो ज्यादा है, to its lower concentration area, जहां पे वो कम, ठीक है? तो ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह में, ठीक है? तो डिफ्यूजन उसे कहा जाता है। जैसे हमारे पास हम बात करें गैसेस एक्सचेंज की, लंग में गैसेस एक्सचेंज होता ना, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। उसमें क्या होता है, जैसे अगर लंग की बात करें तो लंग में एल्वियोलाई है ना, लंग में एल्वियोलाई है, तो एल्वियोलर अरेंजमेंट से गैस को आना है ब्लड में या ब्लड से जाना है एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलर लाइनिंग बनी है किससे, सेल से, ब्लड लाइनिंग बनी है सेल से। तो बच्चे होगा क्या, पहले गैसेस सेल के थ्रू होते हुए फिर जाएंगे अपने अपने टारगेट एरिया। जब सेल के थ्रू एक्सचेंज होना मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के बाहर, इस तरीके से मूवमेंट होगा। तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस डिफ्यूज होकर जाती है, ठीक है? और कहां से जाती है, जहां पे गैसेस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है वहां से, वहां से जाती है जहां पे पार्शियल प्रेशर कम होता है। अगर जैसे गैस एयर एंटर करी एल्वियोलाई में, तो जहां यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, क्योंकि जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो कम पड़ गई होती है, टिश्यू ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो वो यहाँ पे मूव कर जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से डिफ्यूजन होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स ही मूव करेंगे, गैसेस मूव करेंगे। बट अगर हमारे पास सेकेंड केस है, जैसे कि ऑस्मोसिस की बात करें, तो ऑस्मोसिस के केस में मूवमेंट तो होती है अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन एरिया में, पर वाटर की, सॉल्वेंट की, ठीक है? तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चे इसमें दो स्टेटमेंट लिख सकते हो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। आप लिख रहे हो सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू हायर कंसंट्रेशन एरिया। तो अभी हम चीज बात कर चुके हैं, जहां पे चीज ज्यादा होगी वहां से वो मूव करेगी टुवर्ड्स द एरिया जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी। हम तो हमेशा यही कह रहे हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे हमने स्टेटमेंट उल्टा क्यों किया, ठीक है? यहाँ पे हमने सॉल्यूट के हिसाब से उल्टा किया चीजें, ठीक है? इस कंफ्यूजन को, इस चीज को समझने के लिए ना अभी हम एक सॉर्ट ऑफ एग्जांपल लेंगे, ठीक है? एक कंडीशन जो है वो ले रहे हैं। तो हमारे पास एक बकेट है, उसके बीच में हमने मेम्ब्रेन लगाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा लो, हम एक आर्टिफिशियल सिस्टम ले रहे हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ उसे जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 लीटर वाटर है और यहाँ पे भी 1 लीटर वाटर है, ठीक है? दूसरी चीज, यहाँ पे सॉल्यूट है लेट्स से 10 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 50 ग्राम सॉल्यूट है। तो हमारे पास ए चैम्बर और बी चैम्बर है, जिसमें से बी चैम्बर में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है,
तो बच्चे अगर सॉल्यूट को मूव करना हो ना, एज सच डिफ्यूजन के लिए ना मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो मेम्ब्रेन के बिना भी हो जाता है। पर बच्चे यहाँ पे क्या है, अगर हमें सॉल्यूट की मूवमेंट देखनी है तो सॉल्यूट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो बी चैम्बर से हमेशा ए चैम्बर की तरफ मूव करेगा सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड है। क्या है, कंसंट्रेटेड है, और ये लेस कंसंट्रेटेड है। तो हायर कंसंट्रेटेड एरिया से लेस कंसंट्रेटेड एरिया में मूव कर रहा है सॉल्यूट। तो यहाँ उसकी हायर कंसंट्रेशन भी यहाँ पे है, उसकी लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया ना। दूसरा केस बात करते हैं, इस सॉल्यूट के कंपैरिजन में यहाँ पानी सही है, लेकिन इस सॉल्यूट के कंपैरिजन में यहाँ पानी ज्यादा नहीं है। कंपैरेटिवली दोनों चैम्बर्स की बात करें तो, है ना। तो इसीलिए बच्चे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो लेस कंसंट्रेटेड है, लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो हाई कंसंट्रेटेड है, हायर कंसंट्रेशन एरिया। तो वाटर जो है उसकी जरूरत इस जगह ज्यादा होगी या इस जगह, यानी कि बी चैम्बर में ज्यादा होगी या ए में, बी वाले चैम्बर में ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए वाटर जो है जब उसको मूव करना होता है तो वो लोअर कंसंट्रेशन एरिया से हायर कंसंट्रेशन एरिया में मूव करता है, ठीक है। पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है वाटर पे ही, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन एरिया टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वाटर की कंसंट्रेशन मेंशन नहीं करना है, सॉल्यूट के हिसाब से मेंशन करना, तो लोअर कंसंट्रेशन एरिया टू हायर कंसंट्रेशन एरिया। क्लियर है बेटा, ठीक है। सो ये है हमारे पास डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों कॉन्सेप्ट। So the next mode of transportation which belongs to active transport is ion transport. आयन ट्रांसपोर्ट को हम स्पेसिफिकली डिफरेंट वे में ले रहे हैं, डिफरेंट सेक्शन में ले रहे हैं, क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत स्पेशलाइज तरीके से होता है। तो बच्चे आयन ट्रांसपोर्ट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, विद द यूज ऑफ आयन कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स चाहे ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स हो चाहे प्रोटीन पंप्स हो, बच्चे उनके थ्रू होता है, क्योंकि लिपिड जो है वो आयंस को मूव नहीं करने देता। हमने बात की थी कि आयंस जो है वो वाटर में डिसॉल्व और सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, और लिपिड वाटर को नहीं जाने देगा, ठीक है। इसीलिए उसे चैनल चाहिए। तो इसके लिए हमें, हमारे पास है सोडियम पोटेशियम पंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंप है जो कि नर्वस सिस्टम में आप डील करते हो, जो नर्वस सिस्टम की रिलैक्सिंग स्टेट को मेंटेन करता है। तो बच्चे आयन ट्रांसपोर्ट जो है ये उसकी एग्जांपल है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कॉमनली कैसे होती है, वो हमारे पास नेक्स्ट एस्पेक्ट है, हम 4th यूनिट में करते हैं उसे, ठीक है। तो अभी एक ब्रीफ आइडिया कि आयन ट्रांसपोर्ट के लिए आयन के चैनल्स होते हैं, चाहे वो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स हो यानी कि पूरी बायोलेयर में जो रहते हैं, चाहे वो पंप्स, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट जिसमें बल्क में फूड मूव करता है, ठीक है। तो बच्चे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क, सब्सटेंस जो है वो बल्क में मूव करेगा। तो इट इंक्लूड एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल के अंदर की तरफ, साइटो टर्म फॉर सेल, और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस मतलब मूवमेंट होगा इनसाइड द सेल, चीजें सेल के अंदर की तरफ जाएंगी, और एक्सोसाइटोसिस आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। पर हाँ, लेकिन जो चीज एनगल्फ की जा रही है, जैसे कि हम अमीबा के एग्जांपल ले लेते हैं, वो एक सेल है, वो क्या करता है, स्यूडोपोडिया एक्सटेंड करके इस तरीके से फूड को एनगल्फ करता है। फैगोसाइटोसिस कर लिया उसने, है ना। तो बच्चे अब सेल के अंदर क्या चीज ली जा रही है, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है,
तो उसके हिसाब से दो कैटेगरीज है हमारे पास, फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब फूड का इनटेक, सेल के अंदर जो पार्टिकल जा रहा है वो फूड है, जो यानी कि सॉल्यूट है। अगर वही सॉल्वेंट रहेगा यानी कि वाटर पार्टिकल, तो बच्चे तो उसे पाइनोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट होगा बल्क में, तो उस बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस करने पड़ते हैं जिसके लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस सेल का नॉर्मल प्रोसेस है। वैसे अगर हम सेल के केस से बात करें, सेल में बहुत सारी सिक्रीशंस होती है, तो सिक्रीशन के दौरान इस तरीके से हमारे पास कंटेंट्स जो है वो रिलीज होते हैं, कंटेंट्स बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे, तो एक्सोसाइटोसिस हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल में ये प्रोसेस होते रहते हैं बेटा, चाहे अमीबा हो चाहे यूकेरियोटिक सेल हो, तो बॉडी के अंदर फंक्शनिंग होती रहेगी। ठीक है, सो यहां से कंप्लीट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा। ठीक है, सो बच्चे अब नेक्स्ट है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, तो सेल वॉल एक डेड रिजिड स्ट्रक्चर है बेटा, इट्स अ डेड रिजिड स्ट्रक्चर। तो हम इसको रिजिड क्यों कह रहे हैं, रिजिड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ फ्लूइडिटी नहीं रखता। ठीक है, इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जिस शेप में ये ऑलरेडी है ये वैसा ही रहेगा, किसी भी सिचुएशन में शेप चेंज नहीं करता। ठीक है, सो बच्चे दिस सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, some protista, fungi and plantae। ये चार कैटेगरीज हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। एंड जस्ट रिकॉग्नाइज कि प्रोटिस्टा में हमने सम साथ में लिखा है क्योंकि सारे प्रोटिस्टास में सेल वॉल नहीं होती है, जिनमें सेल वॉल नहीं है उनको अलग से कैटेगरी दिया गया है। ठीक है, प्रोटोजोआस में बिल्कुल नहीं होता, अमीबा में, पैरामीशियम में, राइट। उसके बाद यूग्लिना में नहीं होता, यूग्लिनॉइड से पेलिकल होता है। फाइन, तो बच्चे इसीलिए सारे प्रोटिस्टास को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोटिस्टास को। ठीक है, तो बच्चे अब कंपोजिशन की बात भी कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोजिशन, उसमें मेन कंपोनेंट कौन सा है, पेप्टिडोग्लाइकन। कौन सा, पेप्टिडोग्लाइकन। अभी हमने जस्ट किया है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो पेप्टिडोग्लाइकन। अब फिर से बताओ मुझे, प्रोटीन है, लिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, इट्स अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड, राइट, कार्बोहाइड्रेट है। तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है इसकी सेल वॉल। नाउ द नेक्स्ट वन इज फंजाई। प्रोटिस्टास को हम अभी नहीं ले रहे क्योंकि प्रोटिस्टास में अलग अलग रेंज, कुछ के केस में सिलिका रहेगा, कुछ के केस में सेल्यूलोसिक प्लेट्स रहती है, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी। तो फंजाई के केस में फंगल सेल्यूलोज से बनी है सेल वॉल, जिसे काइटिन कहते हैं। काइटिन, अनदर नेम फॉर दिस काइटिन इज फंगल सेल्यूलोज। ठीक है, तो बच्चे एक चीज और बता दो मुझे कि ये काइटिन जो है वो सेल वॉल बना रहा है फंगस के केस में, कोई और ऐसी कैटेगरी है या ऐसा किंगडम आप कह सकते हो, ऐसा फाइलम कह सकते हो, ऐसा कोई ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जहां पे काइटिन बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करता हो? सो बच्चे काइटिन, इन केस ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, तो वहां पे भी काइटिन रहता है, तो वो सेम काइटिन फंजाई के केस में रहेगा। नाउ द थर्ड वन जिस पे हमें फोकस करना है, प्लांट। प्लांट के केस में जो मेन कंपोनेंट है दैट इज सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज नियरली हमारे पास बहुत अबंडेंट में रहता है पूरे बायोस्फीयर में, क्योंकि प्लांट पे वो डोमिनेट करता है। ठीक है, तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट अगेन, बट इट्स अ होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से बना है, ये सेम कार्बोहाइड्रेट से बना है, ये भी सेम शुगर से बना है, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है, तीनों पॉलीसेकेराइड से, तीनों ही कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
एनसीईआरटी लेकिन एक गलती करती थी पहले, अभी तो रिवाइज हो गई है ना, नया एडिशन आया उसके बाद। उसमें लिखा जाता था पहले एनसीईआरटी में कि काइटिन जो है वो एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है, लेकिन अब सही से लिखा गया है कि काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड है। तो अगर पुराने एडिशंस हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। सो अब लेकिन बच्चे प्लांट्स जो है उसमें सेल्यूलोज की सेल वॉल है, लेकिन स्पेसिफाई किया गया है कुछ चीजों को। तो बच्चे हमारे पास जो एल्गी है ना, प्लांट में भी, एल्गी में जो के मेन कंपोजिशन में सेल्यूलोज तो रहता है, सेल्यूलोज के साथ अलग कंपोनेंट्स भी रहते हैं जो उसकी सेल वॉल को थोड़ा सा स्लाइमी भी बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चे उसके बाद गैलेक्टन्स, मैनन्स, ठीक है, प्लस मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा सा अबंडेंट में रहता है बाकी मिनरल्स के कंपैरिजन। तो ये बच्चे हमारे पास एल्गी के केस में, एल्गी एक प्लांट है, एल्गी के केस में पूरी कंपोजिशन रहती है जिसमें से सबसे डोमिनेंट कंपोनेंट जो है वो सेल्यूलोज ही रहता है बेटा, ठीक है। नाउ द अदर हायर प्लांट्स अदर देन एल्गी, ठीक है। तो प्लांट्स में तो मेन कंपोनेंट सेल्यूलोज है ही है, तो सेल्यूलोज के अलावा हेमीसेल्यूलोज भी रहता है, उसके अलावा पेक्टिन्स भी रहते हैं, प्लस सम प्रोटीन्स जो उसकी सेल वॉल बनाते हैं। यह पूरी कंपोजिशन अगेन डोमिनेट सेल्यूलोज करता, ठीक है। लेकिन बच्चे सेल वॉल का अरेंजमेंट कैसे होता है वो भी तो जान लेते हैं ना। तो बच्चे इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी सेल की लेयर्स के बारे में, सेल वॉल की लेयर्स के बारे में। तो बच्चे होता क्या है, जब नया नया सेल बन रहा है ना, जब सबसे पहले सेल बन रहा होता है, हम दो सेल की बात करेंगे, जिसमें से एक सेल की सेल वॉल ये आ गई जब वो नया नया बना, और दूसरी सेल वॉल आ गई ये, ठीक है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। तो बच्चे क्या होगा, सबसे पहले ये वॉल बनती है, एक वॉल बनती है, वॉल के साथ साथ उस दोनों वॉल के बीच में, दोनों सेल की प्राइमरी वॉल के बीच में एक कंपोनेंट सीमेंटिक मटेरियल होता है जिसे मिडल लैमेला कहा जाता है, मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला सीमेंटिक मटेरियल है जिसमें हमारे पास कैल्शियम पेक्टेट जो सबसे ज्यादा होता है कॉन्सेंट्रेशन में, एंड मैग्नीशियम पेक्टेट रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट रहता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, वो है कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। कैल्शियम पेक्टेट पे कोई इंपॉर्टेंस देना है यहाँ पे। तो बच्चे पहली सेल वॉल, पहली लेयर बनती है सेल वॉल की। तो बच्चे सेल डिवीजन के टाइम पे हमारे पास जो सेल वॉल होती है, जो परमानेंट सेल में बनती है, उसे प्राइमरी वॉल या प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास नॉर्मल सेल में, नॉर्मल डिवाइडिंग सेल में यही सेल वॉल होती है अलोंग विद मिडल लैमेला, और सेल वॉल नहीं होती। लेकिन बच्चे क्या होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे ये सेल वॉल जो है ना वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है। उसके बाद एक थिक लेयर डिपॉजिट होती है दोनों साइड, लेकिन अंदर की तरफ, ठीक है, इसके बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ डिपॉजिट होती है, उसे कहा जाता है सेकेंडरी वॉल। 3 लेयर्स होती है नियरली, S1, S2 और S3, 3 लेयर्स, ठीक है। तो 3 लेयर्स हो गई, पार्टीशन कर रही हूं, इस तरीके से 3 लेयर्स होती हैं। मेन कंपोनेंट इस इनर वॉल का भी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन S1 में, S2 और S3 में, जो कि सेकेंडरी वॉल का हिस्सा है, इसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स भी डिपॉजिट होते हैं, लाइक लिग्निन, क्यूटिन वगैरह, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास जो 3 लेयर्स है, S1, S2 और S3, सबसे थिकेस्ट वॉल है, ये बनाती है सेकेंडरी वॉल। मतलब सेल वॉल जो है वो सिर्फ एक लेयर का नाम नहीं है, इस तरीके से लेयर बाय लेयर और ग्रोथ बाय ग्रोथ ये लेयर्स डिपॉजिट होती जाती है।
तो सेकेंडरी सेल वॉल हो गई, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है हमारे पास सबसे थिकेस्ट सेल वॉल होती है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सेल्यूलोज किसमें होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या मिडल लेमिला में, तो आपको सेकेंडरी सेल वॉल मेंशन करना, ठीक है। तो इस तरीके से थिकेस्ट वॉल बनती है। और बच्चे मैं इसमें लिख दूं, इसमें एडिशनल लिग्निन, क्यूटिन और सुबेरिन जैसी डिपोजिशंस भी होती है, जिसकी वजह से ये सेल वॉल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है और एफिशिएंट होती है। पर बच्चे कुछ प्लांट सेल्स ऐसे भी हैं जैसे कि ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ट्रैकिट्स यानी कि वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट जिम्नोस्पर्म्स के, वहां पे ना एक एडिशनल लेयर और आ जाती है, उसे टर्शियरी वॉल कहा जाता है। तो टर्शियरी वॉल सब में नहीं होता बेटा, वो आता है कुछ ही केसेस में। ठीक है, टर्शियरी वॉल वो सब में नहीं होगा, बट प्रेजेंट इन ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ट्रैकिट्स यानी कि जिम्नोस्पर्म के जाइलम का हिस्सा जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, सो इस तरीके से सेल वॉल का डिपोजिशन होगा। तो जनरेशन बाय जनरेशन सबसे पहली प्राइमरी सेल वॉल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेनली यही होता है। बीच में मिडल लेमिला होगा विद कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, देन सेकेंडरी वॉल आएगी जो सबसे थिकेस्ट होती है, सबसे ज्यादा सेल्यूलोज अमाउंट के साथ, देन टर्शियरी वॉल जो सब में नहीं होता, कुछ ही सेल्स में। ठीक है, सो इस तरीके से कंप्लीट हुआ सेल वॉल अरेंजमेंट। और याद रखेंगे सेल वॉल कभी भी अपनी शेप चेंज नहीं करता। ठीक है, और बच्चे एनसीईआरटी ने एक स्टेटमेंट लिखा है तो उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी अभी मैं। तो बच्चे वैसे तो सेल वॉल जो है इट्स फुली परमिएबल, वो फुली परमिएबल स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करता। लेकिन बच्चे इसका केस ये है कि कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जो साइज में बड़े होते हैं, कि उनको रेस्ट्रिक्ट करता है, उनको एंटर नहीं करने देता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि सेल वॉल फुली परमिएबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर साइज बड़ा होगा तो वो भी चीज एंटर कर जाएगी। जो बड़े साइज वाली चीजें हैं वो उसको ही पहले ही फिल्टर कर देगा। ठीक है, फुली परमिएबल बट रिस्ट्रिक्ट्स एंट्री ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स, ताकि वो मैक्रोमोलिक्यूल सेल में एंटर ना कर जाए जिनकी सेल को जरूरत नहीं है, सेल खुद सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल और सेल वॉल कंपोजिशन।